नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात यूपी की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज संत कबीर नगर का दौरा रहेगा। संत कबीर नगर को विकास का बड़ा तोहफा देंगे सीएम योगी। 475 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। संत कबीर नगर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। शाम 4 बजे कार्यक्रम में जनता को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे में रहेंगे। संत कबीर नगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। शाम 4 बजे वो संत कबीर नगर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो धनघटा विकास सभा क्षेत्र में 224 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी एक जनसभा को भी वहां संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम धनघटा तहसील के हैसर विकास खंड स्थित बसवारी गांव के बैजूनाथ धाम मंदिर परिसर में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, यानी मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू रहेगा। कई जगहों पर रूट डायवर्जन रहेगा। शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा है। लखनऊ से वो प्रस्थान करेंगे और इसके बाद वो संत कबीर नगर पहुंचेंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 224 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, उनका आज उद्घाटन होना है। साथ ही कुल मिलाकर आप ये समझिए कि 475 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आज बड़ी सौगात संत कबीर नगर की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज संत कबीर नगर का दौरा है। इस बीच वीवीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। उत्तर प्रदेश में जल्द विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक एक कर वो तमाम जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। विकास परियोजनाओं का ग्राउंड चेक भी किया जा रहा है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज जन्मदिन है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जन्मदिन समारोह कैंसिल कर दिया है। लखनऊ अग्निकांड के शोक में वो अपना जन्मदिन आज नहीं मनाएंगे। मासूमों की मौत पर शोक जताते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना जन्मदिन समारोह आज कैंसिल कर दिया है। इसी सोमवार को लखनऊ में एक बड़ा अग्निकांड हुआ था, जहां एक 4 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। 15 लोगों की, 15 मासूमों की जान चली गई थी, जिसमें ज्यादातर छात्र और बच्चे थे। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कैंसिल कर दिया है। दिवंगत बच्चों की स्मृति को समर्पित रहेगा आज का यह दिन, ऐसा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है। अग्निकांड से व्यथित जन्मदिन उत्सव से दूरी उन्होंने रखी है। सोशल मीडिया एक्स पर डिप्टी सीएम ने पोस्ट कर इस दौरान लिखा कि लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने मन को भीतर तक काफी ज्यादा उदास कर दिया है। इस दुखद घटना में जो अनेक मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है, जान गई है, उसकी वजह से पूरा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश पीड़ा में है, शोक में है। और इसी को देखते हुए देखिए काफी ज्यादा भावुक होते हुए ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दी है कि आज अपना बर्थडे वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख पुनीत का कर लेते हैं। पुनीत, देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज जन्मदिवस है, ऐसे में बड़ा सेलिब्रेशन होना था, लेकिन प्रदेश भर में जहां जहां ये सेलिब्रेशंस होने थे, ब्रजेश पाठक ने खुद पोस्ट कर ये बताया है कि सारे सेलिब्रेशंस कैंसिल किए गए हैं अग्निकांड की वजह से।
देखिए रिया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आपने हादसे वाले दिन देखा होगा कि वो वहां मौके पर पहुंचे थे और उनकी आंख में आंसू थे। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनकी आंख में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपने आगे देखा था कि बच्चे किस तरीके से चीख पुकार कर रहे थे और किस तरीके से फायर ब्रिगेड की जो टीमें थी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें थी, मेहनत कर रही थी, लेकिन सब कुछ चाहते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं से वो काफी व्यथित है, काफी दुखी है। हालांकि आज उनका जन्मदिन है, जो उनके समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो इसे धूमधाम से मनाते हैं। पूरे प्रदेश में कई जगह उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। लखनऊ में तो कई जगह उनका बर्थडे का कार्यक्रम होता है, वो वहां पहुंचते भी हैं। उनके आवास पर सुबह से ही लोगों का तांता लग जाता है जो बधाई देना चाहते हैं। लेकिन कल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मार्मिक पोस्ट करते हुए लोगों से निवेदन किया है कि मेरा आज जन्मदिन है, लेकिन जिन 15 परिवारों ने बच्चे खोए हैं, मैं उससे व्यथित हूँ, दुखी हूँ, पूरा प्रदेश दुखी है और इस बार मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक सादगी भरा पोस्ट, जिस तरीके से एक सादगी की पहचान है ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक की जो भाषा शैली है वो एक आम इंसान के जैसी है। वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन कभी भी बातचीत में आपको यह महसूस नहीं होगा कि वो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। लोगों से मिलना, आप उनके अगर आवास पर चले जाइए तो सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहता है। इतना ही नहीं, जो उनके आवास पर जाता है उसको पूरी सब्जी इत्यादि खिला करके वो विदा करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि पूरे प्रदेश से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के उनके आवास पे आए हैं। पता नहीं कब किस टाइम से चले हैं, उन्होंने भोजन किया कि नहीं किया, खुद निकल करके वो लोगों से पूछते हैं कि आपने भोजन किया कि नहीं किया। शायद यही एक कारण है कि ब्रजेश पाठक काफी लोकप्रिय नेता है। विशेष रूप से लखनऊ की जनता उन्हें एक अपने परिवार की तरह समझती है और जब लखनऊ में ऐसा हादसा हुआ है तो उनका मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, जिसके चलते उन्होंने निवेदन किया है कि वो आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पोस्ट किया है और 15 परिवार जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं उनके साथ उनकी श्रद्धांजलि है और सीधे तौर पर वो काफी दुखी है। लेकिन आप देखिए, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक का बर्थडे हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता था, इस बार ब्रजेश पाठक के निवेदन के बाद ब्रजेश पाठक ने यह भी निवेदन किया है अपने कार्यकर्ताओं से कि कृपया करके अपने उनके आवास पर भीड़ ना लगाएं। बधाइयों का तांता देना लोग शुरू कर देते थे, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए सोमवार से ब्रजेश पाठक काफी दुखी चल रहे हैं। हादसे वाली जगह पर वो थे, फिर ट्रामा सेंटर वो गए जहां डेड बॉडी जो सुपुर्द करी गई थी, लोग जो परिजन थे उनसे मुलाकात करी, तो उनके मन में एक अत्यंत पीड़ा है। एक 15 बच्चे उनकी आंख के आगे ऐसे थे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वो है, लेकिन चाह करके भी कुछ नहीं हो पाया और 15 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में उन्होंने अपने समर्थकों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों किया है कि बर्थडे नहीं मनाएंगे। जिस तरह से सोमवार को इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कहीं और नहीं बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक इमारत में आग लगती है, 15 मासूम बच्चों की जान चली जाती है और कई खामियां जो है पाई जाती है। देखिए, बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, काफी भावुक भी वो उस दिन के बाद से नजर आए, लेकिन क्या समझा जाए आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन और सरकार की तरफ से और क्या कुछ तैयारियां? देखिए रिया, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपने देखा होगा कि लखनऊ की घटना के बाद से पूरे प्रदेश में, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, इन बड़े महानगरों के साथ साथ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के हर छोटे से छोटे जिले में जिला अधिकारी के नेतृत्व में टीम कोचिंग सेंटरों में छापेमारी रही है। वहां फायर सिस्टम एक्टिव है कि नहीं है, फायर सेफ्टी सिस्टम का उपयोग किया गया है कि नहीं किया गया, इस बात की जांच करी जा रही है और सीधे तौर पर समझने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर दोबारा ये हादसा ना होने पाए। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां रही और चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर पाया, दोबारा ऐसा हादसा ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री भी काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि अब इस तरीके का दूसरा हादसा नहीं होना चाहिए और उसके बाद से लगातार टीम छापेमारी कर रही। लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में हालात ये हैं कि कोचिंग सेंटर के जो ऑनर्स हैं उन्होंने अपने जो कोचिंग सेंटर उन्होंने लगता है उसके बाहर से बोर्ड हटा दिए ताकि कहीं उस कार्रवाई की जद में वो आना जाए। फिलहाल अब इस तरीके के अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कोचिंग सेंटर या गेमिंग सेंटर ये नहीं चलने दिए जाएंगे। सीधे तौर पर इन पर एक बड़ी कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री को भी आपने देखा, दोनों उप मुख्यमंत्री खासा नाराज है। तो जाहिर तौर पर जब प्रशासन की सख्ती होती है तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं फील्ड पर मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब लखनऊ अग्निकांड के बाद से ही पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग, तमाम जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं वो इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जन्मदिन के मौके की, तो देखिए पुनीत, हर साल काफी धूमधाम से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, फिर चाहे वो राजधानी लखनऊ में हो या यूपी के अलग अलग जिलों में। बीजेपी कार्यकर्ता जो बीजेपी कार्यालय है वहां बड़ा आयोजन करते हैं।
क्योंकि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पोस्ट कर ये ऐलान तो किया है और अपील भी की है, लेकिन क्या माना जाए, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, साथ ही जो उनके चाहने वाले कार्यकर्ता हैं, क्या वो भी आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे? देखिए, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने एक मार्मिक अपील लोगों से करी है कि उनका जन्मदिन हर वर्ष आता है, लेकिन इस वर्ष वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। तो आप उनकी अगर पोस्ट को पढ़ेंगे तो उसमें कितने भावुक होकर के उन्होंने ये पोस्ट किया है, क्योंकि उनकी जो भावुकता है, उनके मन में जो दुख है, वो साफ नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए, समर्थक जिस किसी को भी मानते हैं, अगर उसका जन्मदिन होता है तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट जरूर करते हैं। अब ऐसे में समर्थक जो विभिन्न जिलों में जगह पर ब्रजेश पाठक की फोटो लगाकर केक इत्यादि काटेंगे, उनको तो इस कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। लेकिन आज ब्रजेश पाठक के आवास पर किसी भी तरीके की कोई खास भीड़ नहीं होगी। जिस तरीके से हर वर्ष आयोजन होता था, लोगों को बुलाया जाता था, लोग सेलिब्रेट करते थे, समर्थकों का सुबह से ही तांता लग जाता था। समर्थकों की अपील के बाद फिलहाल उनके आवास पर इस वक्त इतनी भीड़ नहीं है जितनी प्रतिवर्ष होती थी। अगर भीड़ दिख भी रही है तो वो फरियादी हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं और वो ब्रजेश पाठक को बर्थडे विश कर रहे हैं। सादगी से उन्होंने अपना बर्थडे साफ तौर पर मना किया है कि वो नहीं मनाएंगे। तो जाहिर तौर पर आज किसी भी तरीके का बड़ा कार्यक्रम ब्रजेश पाठक के बर्थडे पर बिल्कुल, यानी पूरी जिस तरह से लखनऊ में बड़ा अग्निकांड हुआ, 15 मासूमों की जान चली गई, इसको देखते हुए और इस शोक में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपना जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट करेंगे। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स वेलकम टू द जंगल फ्रॉम जून 26। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां 50 साल पुरानी बिल्डिंग को गिराया गया है। मलबे में दबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। तो उज्जैन से खबर, जहां 50 साल पुरानी बिल्डिंग के गिरने की वजह से मलबे में दबने से 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला भी घायल हुई है, इलाज जारी है। ये तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आ गई हैं, जहां उज्जैन के हम्मालवाड़ी क्षेत्र में बुधवार सुबह 50 साल पुराना 2 मंजिला मकान गिर गया। मलबे में दबने की वजह से 12 वर्षीय बच्चे असरान की मौत हो गई, जबकि उसकी नानी खुर्शीद बी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मकान के पास एक नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। इसके लिए मकान के पास गहरे गड्ढे खोदे गए थे। शुरुआती जांच में जो निकलकर सामने आया है वो ये पता चल पा रहा है कि खुदाई के कारण पुराने मकान की नींव कमजोर हो गई, जिससे उसका पिछला हिस्सा अचानक से ढह गया। जानकारी के अनुसार असरान अपनी नानी खुर्शीद बी के घर मुहर्रम देखने के लिए आया हुआ था। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। लोगों ने मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन बच्चे की जान चली गई थी। हालांकि उसकी नानी जो है वो गंभीर रूप से घायल थी, जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का फोन आया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इसके बारे में जानकारी दी। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान का फोन आया, ऐसा पीएम मोदी ने लिखा। साथ ही उन्होंने बताया कि निकोल से बात करके बहुत खुशी हुई। आर्मेनिया में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत के लिए पीएम ने उन्हें बधाई दी। ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद के लिए धन्यवाद दिया। कई क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्धता दोहराई गई। पीएम मोदी भारत आर्मेनिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्साहित है। आर्मेनिया के साथ मिलकर काम करने को लेकर भी उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल से फोन पर बातचीत की है। निकोल अभी हाल ही में आर्मेनिया में संसदीय चुनाव जीते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी यानी सुरक्षित एस्केप में आर्मेनिया द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोल को उनकी पार्टी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की संसदीय चुनावों में जीत पर भी बधाई दी। साथ ही भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि निकोल से बातचीत कर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने आर्मेनिया में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने पर बधाई दी और ईरान में प्रभावित भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर भी उनका आभार जताया। और अब खबर वेनेजुएला से है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार 2 बार तेज झटके महसूस किए गए। लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। वेनेजुएला में भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जमीन दोज हुई है। बहुमंजिला इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। भूकंप की तबाही से एयरपोर्ट भी क्षतिग्रस्त हुआ है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ये तस्वीरें वेनेजुएला से सामने आई हैं। आज सुबह सुबह भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए, भागते हुए नजर आए। पैनिक की स्थिति थी। हालांकि वेनेजुएला सरकार ने इस बीच इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, कई मकान और घर वहां क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इमरजेंसी की घोषणा इस वक्त वेनेजुएला सरकार ने कर दी है। अंतरिम राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की है। वेनेजुएला के राजधानी
काराकास में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर, यानी कुछ ही सेकंड्स के डिफरेंस पर 2 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जबकि दूसरा 7.5 तीव्रता का था। इस भूकंप में इमारतें ढह गई और लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। गृह मंत्री डियोसदादो काबेलो ने लोगों से अपने घर खाली करने की अपील की है। इसमें भारी जनहानि और बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मृतकों की संख्या 10,000 से ज्यादा होने की आशंका है। भूकंप आने के समय वेनेजुएला में राष्ट्रीय अवकाश मनाया जा रहा था, इसलिए कई लोग अपने घरों में मौजूद रहे होंगे। भूकंप स्थानीय समय अनुसार शाम 6:04 पर आया। वेनेजुएला के कई अन्य राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के गृह मंत्री ने सरकारी टेलीविजन से बातचीत में इस दौरान बताया कि देश के कई राज्य भूकंप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कई और जानकारियां भी साझा की। सभी संकेत बताते हैं कि इसकी तीव्रता 7 से काफी अधिक थी। लगातार 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हो सकता है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई हो। आगे बढ़ते हैं, खबर जापान की है। वेनेजुएला के बाद जापान में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। जापान के इवाते के पास भूकंप का केंद्र था। इससे पहले वेनेजुएला से हमने आपको खबर बताई, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला में महसूस किए गए भूकंप के झटकों का इंपैक्ट जापान में भी नजर आया। भूकंप के झटकों से आज 2 देशों की धरती कांप उठी है। वेनेजुएला से लेकर जापान तक भूकंप के भयंकर झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला ही नहीं, जापान की धरती भी भूकंप से कांप उठी। वेनेजुएला में जहां महज कुछ पलों में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए, वहीं जापान में आज यानी गुरुवार को जबरदस्त भूकंप आया। वेनेजुएला में आए भूकंप की तीव्रता 7.5 और 7.2 थी, वहीं जापान में आए भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। वेनेजुएला में तो महज 1 मिनट के अंदर ही 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले जापान में आए भूकंप की बात कर लेते हैं। जी हां, जापान में भूकंप नॉर्थ जापान में आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। नॉर्थ जापान में आए इस भूकंप के झटके टोक्यो समेत देश के बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भूकंप के झटके के लोग जो है वो सहम उठे। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए और चीख पुकार मच गई। राहत की बात अभी तक सिर्फ यही है कि इस भूकंप से कोई जानमाल का नुकसान जापान में नहीं हुआ है। वहीं वेनेजुएला में कई इमारतें ढह गई। 10,000 के करीब लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, भारत के जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। पुलवामा के करीब ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 रही है। पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, और ऐसे में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि ये ज्यादा तीव्र या तेज नहीं थे। इनकी तीव्रता 3.5 रिक्टर पैमाने पर बताई जा रही है। हल्की कंपन आप इसे कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हल्की कंपन महसूस की गई। 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।